हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी की पॉलिटिकल एजुकेशन की चैप्टर फर्स्ट की सेकंड ऑनलाइन क्लास है। और अपन ने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, ताकि लोग सही से रह सकें एक दूसरे के साथ, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो रेस के अगेंस्ट, मतलब जाति के आधार पर, बर्थ के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर। ठीक है। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि कैसे अगर आपने किसी एक लीडर को गलत, मतलब सारी पावर्स दे दी, तो वो पावर्स का मिसयूज़ भी कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो मिसयूज़ ऑफ पावर्स को रोके। ठीक है, चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ टू इंश्योर अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का, एक संविधान का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि डेमोक्रेसी ये इंश्योर करे कि संविधान ऐसा हो कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी जो लोग ज़्यादा मात्रा में, वो लोग कम मात्रा वाले लोगों का की पावर का मतलब उनके अधिकारों का हनन ना करें और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। द स्टे बोर्ड बिलो डिमॉन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। तो एक सिचुएशन देखें, इसमें अपन को ये चीज़ पता चलेगी। द गेम्स पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन। गेम्स पीरियड चालू होने वाला है। तो नाउ वी विल प्ले क्रिकेट। तो सभी लड़के क्या कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे। तो लड़कियाँ कहती है लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज। लेकिन आज, अब रोज़ ही अपन क्रिकेट खेलते हैं, तो आज अपन बास्केटबॉल खेलते हैं, लड़कियाँ ये बोलती हैं। ठीक है। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। तो लड़के और लड़कियों में फिर विवाद हो जाता है। लड़के कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियाँ कहती है बास्केटबॉल खेलेंगे। तो टीचर कहती है कि चलो सभी बच्चों का अपन वो ले लेते हैं, वोट ले लेते हैं। तो जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करो, और फिर जो बास्केटबॉल खेलना चाहेंगे वो बाद में करेंगे। जिनके वोट ज़्यादा आएंगे, यानी जिनके हाथ ज़्यादा खड़े होंगे, वही चीज़ मानी जाएगी। ऑब्वियसली द मोर बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, हे वी वॉन। तो लड़के क्या है, क्लास में ज़्यादा, लड़कियाँ कम है। अब सभी लड़के क्या कहेंगे, क्रिकेट खेलना है। तो लड़कों के हाथ ज़्यादा खड़े होते हैं और लड़कियाँ कम है, इसलिए बास्केटबॉल में हाथ कम खड़े होते हैं, इसलिए लड़के आराम से जीत जाते हैं। यानी कि वो मेजोरिटी में है, वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब मात्रा में ज़्यादा है, ज़्यादा संख्या में है वो, इसलिए उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया और क्या किया, अपनी मर्जी चला ली। तो यही हमारे संविधान में, सरकार में हो सकता है। वी ऑलवेज हैव टू डू वॉट द बॉयज़ वॉन्ट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। हमें वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं हमेशा, क्योंकि वो हमेशा जीत जाते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटी मात्रा में अधिक है। पर लड़के ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमेशा उनके वोट ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे मान लो कि हमारे देश में भी अगर कोई कम्युनिटी है, कोई ऐसा ग्रुप है जो ज़्यादा है संख्या में, तो वो हमेशा वोट दे देकर अपने लीडर को चुनते जाएंगे और वो लीडर उनके काम करता जाएगा। और बाकी जो माइनॉरिटी है, यानी ऐसे लोग जो कम संख्या में हैं, उनके अधिकारों का हनन होगा और वो लीडर अपनी सत्ता का गलत उपयोग कर सकता है। ठीक है। तो यानी कि डोमिनेंट का मतलब हो गया जो ज़्यादा संख्या में हो, वो ग्रुप, जो ऐसा ग्रुप जो कम संख्या में है, उसका शोषण कर सकता है। Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest। तो ऐसा एक देश, एक लोकतांत्रिक देश, एक लोकतांत्रिक समाज में भी हो सकता है, जहाँ पे मेजोरिटी वाले लोग, वे लोग जो ज़्यादा मात्रा में है, वो अपने डिसीजंस मनवा सकते हैं बार बार वोट करके, क्योंकि वही जीतेंगे। और इससे फिर माइनॉरिटी, जो कम संख्या के लोग हैं, उनके डिसीजन लागू नहीं हो पाएंगे और उनके इंटरेस्ट, जो उनके सुझाव है, वो समाज में लागू नहीं हो पाएंगे। एज द अबोव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स, एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ मेजोरिटी। और जैसा कि अभी इस सिचुएशन में, क्लास वाली सिचुएशन में अपन ने पढ़ा, हर समाज में ये प्रॉब्लम, ये टायरनी, ये तानाशाही मेजोरिटी के द्वारा, यानी जो अधिक संख्या में लोग हैं, जिस समाज के, जिस जाति के, उनके द्वारा ये तानाशाही की जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर द माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। तो संविधान ज़्यादातर ये नियम बनाता है कि जो चीज़ मेजोरिटी, यानी ज़्यादा संख्या में है, वे लोग, जो अधिकार, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, वो सुविधाएं, अधिकार माइनॉरिटीज़ को भी मिले। माइनॉरिटीज़ यानी जो
कम मात्रा में लोग हैं। अनदर रीजन वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। और एक कारण संविधान लेने का ये भी है कि ताकि ये जो तानाशाह बन जाते हैं, जो अधिक मात्रा में लोग हैं, तो वो माइनॉरिटी का शोषण ना कर सके। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। इसको इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी कहते हैं, जैसे एक समाज दूसरे समाज पे हावी है। द मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कंट्री, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। अब जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट करे तो इंटर कम्युनिटी, और जब एक कम्युनिटी के लोग उसी कम्युनिटी के दूसरे लोगों पर हावी हो जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। यानी एक समाज दूसरे समाज को करे, एक तरह की समूह के वर्ग के लोग दूसरे वर्ग को पे मतलब डोमिनेट हावी हो जाएं तो वो इंटर कम्युनिटी, और एक वर्ग के लोग अपने ही लोगों पर हावी हो जाए, गुट बना लें, तो उसको इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्स। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो हमें संविधान क्यों चाहिए, हमें लिखित संविधान क्यों चाहिए, या संविधान एक नियमों का दस्तावेज जो जिसके हिसाब से देश चले वो क्यों चाहिए, हमको हम ही से बचाने के लिए। दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट वॉट इज मीन्ड बाई दिस इज वॉट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन issue that might go against our larger interest and constitution help us guard against this। अब देखो, आपको सुनने में तो अजीब लगेगा कि हमको हम ही से मतलब हम खुद से कैसे बचेंगे। देखो, कई बार क्या होता है, अपने मन में गलत विचार आने लगते हैं किसी चीज़ को जो असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मन में विचार आया कि यार मैं ये चीज़ें चुरा लूँ इस दुकान से, या इस जगह से ये काम या ये गलत काम कर दूँ, तो अपने मन में एक डर रहता है संविधान के प्रति, अगर मैं ऐसा गलत काम या कुछ ये गलत चीज़ें करूँगा तो संविधान मुझे सज़ा देगा, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी और मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से संविधान होने के कारण हम अपनी लाइफ में कई गलत कार्य करने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारे मन में डर रहता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे कुछ इंटरेस्ट जो एक छोटे रूप के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं लेकिन आगे जाकर हमारे लिए नुकसानदायक हो, जैसे कि चोरी वगैरह करना, किसी को लूट मार करना, तो ये तत्काल रूप में आपको पैसा दे सकता है लेकिन लंबे टाइम में आपके लिए नुकसानदायक होने वाला है। तो इन चीज़ों से संविधान आपको बचाता है। ये दर्शाता है कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको पनिशमेंट मिलेगा। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब इस सिचुएशन को अपन पढ़ते हैं। शबनम इज इन फिक्स। शबनम एक दुविधा में। शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। उसे एक निर्णय लेना है। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट। मेरे पास 2 चैप्टर बचे हैं कल के टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। लेकिन मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आने वाला है। घर पे बैठी हो, कल उसका टेस्ट है, 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं और उधर टीवी पे प्रोग्राम आने वाला है उसका फेवरेट। आई एम डाइंग टू वॉच इट। और मुझे बहुत इच्छा हो रही है। डाइंग टू वॉच का मतलब मुझे काफ़ी इच्छा हो रही है, उत्सुकता हो रही है उसको देखने की। बट इफ़ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन। लेकिन मैंने ऐसा किया तो मैं फिर मेरा चैप्टर का रिविजन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। ये उसके मन में दुविधा है। शबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड। तो पेरेंट्स पूछते हैं, शबनम तुम इतने चिंता में क्यों लग रही हो। शबनम कहती है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच। कल मेरा एक टेस्ट है लेकिन मैं ये टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, और अगर आप देखोगे तो मैं भी टीवी देखूंगी। आई हैव एन आइडिया व्हाट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टुनाइट देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड। और मेरे पास एक आइडिया है कि आप कोई भी टीवी मत देखो तो मेरी भी इच्छा नहीं होगी और फिर मैं मेरा रिविजन कर लूँगी। इट्स अ गुड थिंग दैट आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। और अगले दिन जो वो टेस्ट देने जाती है तो उसे लास्ट 2 चैप्टर जो उसने रिवाइज किए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और वो बहुत खुश होती है कि अच्छा हुआ मैंने मेरा टेस्ट के लिए पढ़ा और टीवी नहीं देखा। देखो कितने सारे क्वेश्चन इसमें से आ गए। तो देखो यही था कि इसने खुद को खुद से ही बचा लिया। इसके मन में इंटरेस्ट था जो थोड़ी देर के लिए उसे आनंद देता वो टीवी का प्रोग्राम, लेकिन लंबे टाइम में उसके मार्क्स कम आते, फिर उसकी डांट पड़ती और बहुत कुछ गलत होता। तो इसी तरीके से अगर हमारे मन में कोई गलत विचार हैं तो उनको करने से रोकता है कौन? संविधान, ठीक। क्योंकि हमारे मन में आता है कि अगर अपन ऐसा गलत करेंगे तो आगे हमारे लिए खराब बुरा हो सकता है। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on larger principle that the country
believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come in strongly feel that party politics has become so acrimonious that we would need stronger dictator to set this right. ठीक है, तो संविधान हमारे जो ये मन में विचार आ जाते हैं उनको रोकता है, जो हमारे देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। इस जैसे एक उदाहरण दिया है कि मान लो कई बार पार्टी पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक पार्टियां वो इतनी क्रूर हो जाएं, इतनी अत्याचारी हो जाएं कि मेजोरिटी में आकर सरकार तो बना ले और अत्याचार करने लग जाए, तो लोगों के मन में आ जाए कि अब ये पार्टी पॉलिटिक्स राजनीतिक पार्टी हटाओ, हमें तो एक राजा चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर मतलब राजा चाहिए जो इस सारी सिचुएशन को ठीक कर सके। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दिस दे मे नॉट रियलाइज दैट इन लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गो अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। अब वो एक पल के लिए उन्हें तो लगता है कि भाई चलो ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स गलत कर रहे हैं देश के साथ या फिर अत्याचार कर रहे हैं, तो हमें राजा चाहिए। लेकिन वो एक पल में इमोशन में भावनाओं में आकर राजा बना तो लेंगे, लेकिन आगे जाके वो राजा का राज उनके लिए भारी पड़ेगा, जो आगे जाके उनके लिए और ख़तरनाक और बुरा साबित होगा। तो अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस विम्स टू चेंज इट्स बेसिक नेचर। तो एक संविधान ये नियम बनाता है कि आप संवैधानिक तरीके में जिस तरीके से सरकारें बन रही है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, आप अपनी मनमर्जी से राजनीतिक पार्टियों को नष्ट करके राजा नहीं बना सकते। इट डज नॉट अलाउ फॉर एन ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। ये आसानी से ये अलाउ नहीं करता कि आप लोगों के सिटीजन्स के अधिकारों और उनकी आज़ादी को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप राजनीतिक पार्टी को ख़त्म कर देंगे और राजा ले आएंगे तो राजा तो आगे जाके कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए लोगों के अधिकार और उनकी आज़ादी छीन सकती है। फ्रॉम द अबोव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। तो इस तरीके से आपको लगेगा होगा कि संविधान कितना ज़रूरी है लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का संविधान और उसके कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, की फीचर्स। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डेकेड्स। 20वीं सदी चालू होते होते भारत का जो नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन था अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए, जो कई दशकों से चलता आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इनटू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। और आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो नेशनलिस्ट थे, जो देश को आज़ाद दिलाने वाले लोग थे, वो काफ़ी टाइम ये सोचने में भी लगाते थे, ये सोचने में, ये प्लान करने में कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो वो कैसा होगा, उसको कैसा बनाएंगे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in a government. अब ब्रिटिश अंग्रेज़ों के राज में भारतीयों को कोई नियम नहीं मिले, कोई अधिकार नहीं मिले और कोई भी डिसीजन लेने में उनका कोई रोल नहीं था, सारा काम ब्रिटिश खुद करते थे। इसीलिए ऑथोरिटोरियन यानी तानाशाही, ऑथोरिटोरियन एक तरह से हो गया तानाशाही, जो अंग्रेज़ों की तानाशाही थी उसका अनुभव करते करते, और कॉलोनियल स्टेट यानी कि जो ऐसे राज्य जो ब्रिटिश के अंदर थे तो उसका मतलब गुलामी सहन करते करते इंडियन भारतीयों ने ये सोच लिया था कि अब आने वाला भारत ऐसा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, जिसमें सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और सभी को बराबर अधिकार होना चाहिए सरकार में भागीदारी का। यानी कि उन्होंने ये सोच लिया था कि भाई अंग्रेज़ों ने हमें कोई अधिकार नहीं दिए, लेकिन आने वाले भारत में, स्वतंत्र भारत में, आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो सोच रहे थे कि आने वाला भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार हो, उनके अधिकारों का हनन नहीं हो और सभी लोग सरकार जो इस देश को चलाएंगे उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक ऐसे नियम बनाएं कि ऐसा क्या किया जाए कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार देश में बने
और एक ऐसा नियम कुछ बनाए जाए जिससे उसकी कार्यशैली निश्चित की जा सके कि मतलब हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतांत्रिक सरकार होगी वो किस तरीके से काम करेगी, उन काम करने के तरीकों के लिए भी नियम बनाए जाएं. This was done not by one person, by a group of around 300 people who became members of Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's Constitution. और ऐसा करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी. ऐसे नियम बनाना 300 लोगों का एक ग्रुप, अलग अलग वर्ग के देश के अलग अलग कोनों से 300 लोगों का ग्रुप बनाया गया जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम मिला 1946 में, और जिसने 3 साल तक मीटिंग्स की टाइम टू टाइम और डिस्कशन करके हमारे देश का 3 साल में जाकर देश का संविधान लिखा. These members of the Constitution Assembly had a huge task before them. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी संविधान बनाने के लिए देश के आज़ादी से जस्ट पहले 300 लोगों का समूह, उनके लिए बहुत बड़ा काम था ये संविधान बनाना, संविधान लिखना. द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स. और ये मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये अपना देश में बहुत अलग अलग तरह की समाज के लोग रहते हैं जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्म अपनाते हैं और अलग अलग उनके कल्चर संस्कृति है. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future. और उस टाइम पे जब संविधान बन रहा था, ये लिखा जा रहा था, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम ये और थी, टर्मोइल का मतलब एक समस्या और थी क्या, कि भारत के 2 टुकड़े होने वाले थे, इंडिया और पाकिस्तान में. तो कुछ जगहों का पता ही नहीं था कि ये इंडिया में आएंगे या पाकिस्तान में आएंगे. तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के अधिकारों के बारे में सोचते हुए संविधान लिखना है या नहीं लिखना. भाई वो अगर भारत में आएंगे तो उनको भी ध्यान में रखते हुए संविधान लिखना है, और अगर वो नहीं आएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, तो फिर उनको ध्यान में नहीं रखना. तो ये भी बड़ी दुविधा थी. द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ द पीपल अपीयर्ड डिसमल. और अलग अलग तरह के लोग थे, मतलब सोशल इकोनॉमिक यानी सामाजिक तौर पर और पैसे के तौर पर लोगों की स्थिति अलग अलग थी देश के अलग अलग जगह पे. तो इसके कारण भी संविधान लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था जो सभी को शामिल कर सके. ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड इन माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये सारे मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों के दिमाग में चलते रहे जब उन्होंने संविधान बनाया. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving the national unity. उन्होंने कुछ इस तरीके का संविधान लिखा जो नेशनल डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी जो विविधता है, अलग अलग तरह के समाज, भाषाएं, कल्चर हैं, उनको सम्मान दे और उसके बाद में देश को एक बनाने का काम भी करे, यानी दोनों काम करें कि हमारे जो समाज है, जो जितने भी उनके धर्म है, जाति है, जो भी कल्चर है, जो भी संस्कृति है, उसको भी माने. उसको ऐसा ना कहे कि हम इस कल्चर को नहीं मानते, उसको नहीं मानते. सबको सम्मान प्रोवाइड करें और सब इसके बावजूद सभी लोगों को एकजुट भी करें. ऐसा कहे कि हम एक देश, एक भारत के निवासी हैं. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing on crucial role the people play in choosing their representatives. और जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो अंतिम जो इन्होंने संविधान लिखा, उसमें ये चीज़ भी बताती है कि उन्होंने ये भी चिंता थी संविधान लिखने वालों को कि कैसे गरीबी, लोगों में जो गरीबी है उसको ख़त्म किया जाएगा, सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाकर समाज में और पैसे से बदलाव लाकर, और कैसे लोग एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने नेता को चुनने में. Listed below are key features of Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with. तो कुछ की फीचर्स हैं अपने संविधान की जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, और आप इनको पढ़ते टाइम ध्यान में रखें कैसे उन्होंने देश की डाइवर्सिटी, विविधता, एकता, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक और आर्थिक तौर पर देश को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने कैसे इन चीज़ों को, इन फीचर्स को लाए, ये इस पे ध्यान रखें आप.
Try and understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India to a strong democratic society. तो इन्होंने इन मुद्दों का ध्यान में रखते हुए कैसे ये संविधान लिखा जिससे हम एक आज़ाद भारत को मजबूत लोकतांत्रिक भारत में कन्वर्ट कर सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। अपन अब ये जो की फीचर्स हैं 4-5 की फीचर्स हैं 5-6 पॉइंट है उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।